Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 28 of Mathematical Statistics. पिछले लेक्चर में हमने एक पैरामीटर एस्टिमेशन की बात की थी। आज हम वहीं से शुरू करेंगे। किया गया था कि अगर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, और हम उसके जो पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, एक तो होता है उसमें रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखूं, उसको देखें अगर आप नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसमें जो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम, वो होता है 1/2 स्क्वायर रूट सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ x माइनस मीन वैल्यू अवर सिग्मा होल स्क्वायर। अब ये डेंसिटी फंक्शन जो है, नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ये बहुत से फिनोमेनास को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जैसे हमने बहुत सी एग्जांपल्स की, उन सब में ये फिट होता है, यानी कि वो तमाम रैंडम वेरिएबल्स x जो हैं वो इस डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करते हैं। मगर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट केसेस हमारे पास जो चीज़ डिफरेंट आती है वो एक सिग्मा डिफरेंट आता है या म्यू डिफरेंट आता है। क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती है? एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम के दरमियान में सिग्मा या म्यू डिफरेंट हो सकता है। तो उससे यह है कि वो डिफरेंट केस पे फिक्स होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसे मैंने बात की थी, एक जनरली सोचने की हद तक कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अगर तो मेरे पास डाटा हो, कंप्लीट डाटा हो फॉर एवरी एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, जैसे हाइट ऑफ ऑल 21 ईयर ओल्ड बॉयज अगर मैं पाकिस्तान में कैलकुलेट करना चाहूँ, तो वो कोई 4-5 करोड़ ऐसे लोग होंगे या 2 करोड़ होंगे जिनकी उम्र जो है 21 साल है, और हम उनकी हाइट मेजर करें। अगर तो मेरे पास तमाम लोगों का डाटा मौजूद है, तो उस डाटा को मैं अरेंज करके उससे हिस्टोग्राम बना के एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसके लिए डिफाइन कर सकता हूँ। उसमें से अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल सकता है तो फिर मुझे मीन भी पता चल जाएगा, अगर वो गॉसियन है तो शायद वेरिएंस भी पता चल जाएगी। मगर हम ये काम बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकते। अगर हमें ये पता हो कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है, हाइट ऑफ 21 ईयर ओल्ड बॉयज, वो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, यानी कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करता है, हाइट ऑफ 21 ईयर ओल्ड बॉयज, तो फिर मुझे क्या चाहिए? उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फिक्स करने के लिए मुझे चाहिए मीन वैल्यू और वेरिएंस। अब क्योंकि मैं तमाम लड़कों का, 21 साल के लड़कों का डाटा नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैं कोई सैंपल ले लेता हूँ। 100 बॉयज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। पहली बात यह कि वो रैंडमली हों, सारे एक ही जगह के ना हो, एक ही मोहल्ले के ना हो सकता है वो उनका जेनेटिक ऑर्डर एक ही हो, तो सब के सब छोटे हों या सब के सब बड़े हों। मैं मुख्तलिफ जगहों से एक सैंपल कलेक्ट करता हूँ 100 का, और उनसे मैं कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। उनका मीन वैल्यू देख लूँ, फिर उनकी वेरिएंस देख लूँ। अब जो मैंने मीन वैल्यू इस सैंपल के लिए, मीन वैल्यू इस सैंपल के लिए, लेट से उसको मैं कह देता हूँ म्यू है, वो है फॉर अ सैंपल ऑफ 100 बॉयज का। क्या ये पूरी पॉपुलेशन, यानी कि तमाम बॉयज, ऑल बॉयज के लिए ये मीन सही है या नहीं है? हो सकता है मैं भी 100 बॉयज सिलेक्ट करूं, उनका मीन वैल्यू लूं, फिर आप करें तो आपकी मीन वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आए। तो एक्चुअल मीन वैल्यू क्या है? एक्चुअल मीन वैल्यू तो तब निकलेगी जब मुझे सारे के सारे बॉयज का मैं मीन हाइट पता हो, फिर मैं मीन निकालूं।
वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज टू लार्ज, सो वी डोंट वांट टू डू दैट। तो हम सैंपल करते हैं। अब ये जो मीन वैल्यू है जो हमने 100 बॉयज से निकाली, ये होगी एस्टिमेट ऑफ द मीन, एक्चुअल का एस्टिमेट है। ये एक हमने अंदाजा लगाया। एक्चुअल जो मीन वैल्यू थी वो तो पूरी पॉपुलेशन की थी, वो हम कर नहीं सकते, तो हम एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि हाँ जी तकरीबन इतनी होगी, क्योंकि मैंने रैंडमली 100 लड़के सिलेक्ट किए थे, उनकी ये मीन है, तो जो टोटल पॉपुलेशन की मीन वैल्यू है वो भी शायद यही होगी। तो ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स है, क्योंकि हमें जितने भी हमारे डेंसिटी फंक्शंस हमने पढ़े हैं वो किसी न किसी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बताया कि वो म्यू और सिग्मा पे डिपेंड करता है। इसी तरह पॉइजन जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल भी जो है वो भी लैम्डा पे डिपेंड करता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लैम्डा पे डिपेंड करती है, और अदर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें वो मीन्स वैल्यू या लैम्डा हम निकाल सकें, और वो क्या होगा, एस्टिमेट होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा, इट विल बी एन एस्टिमेट। फिर हम देखेंगे इसके बाद कि एस्टिमेट कितना अच्छा है या कितना गलत है, हमारा अंदाजा जो था वो कितना अच्छा है या गलत है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा रिव्यू पे कि पॉपुलेशन एंड सैंपल। अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज अ नंबर point on the real line which is computed from a given sample and serves an approximation of the unknown exact value of the parameter of the population। तो point estimate क्या है जी, ये of a parameter is a number, एक नंबर है which is computed from a given sample। पहले आप एक सैंपल ले लेते हैं, फिर उससे आप कंप्यूट कर लेते हैं इसको। एक सैंपल लेते हैं और फिर उससे ये एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड दिस एस्टिमेट सर्व्स एज एन अप्रोक्सीमेशन। ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है ऑफ द अननोन एग्जैक्ट वैल्यू, ऑफ द अननोन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। एक्चुअल अगर म्यू था तो ये हम एक एस्टिमेट निकालते हैं, इसको मैं अगर हैट कर दूं, यानी कि ये एस्टिमेट है ऑफ द एक्चुअल म्यू। ये हैट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स एन एस्टिमेट। एंड एस्टिमेट किससे है, हमने कहां से निकाला, ये एक सैंपल से निकाला। और सैंपल एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा एस्टिमेट बहुत अच्छा था। अगर नहीं सेम आएंगे तो एस्टिमेट थोड़ा गलत था। कितना गलत था ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद, an interval estimate is an interval obtained from the sample। कि हम एक इंटरवल एस्टिमेट भी लेते हैं कि हमारा अगर मीन वैल्यू म्यू जो है ये वाली, ये एग्जैक्ट वैल्यू हम एक पॉइंट नहीं बताते, हम कहते हैं एक रेंज बता देते हैं म्यू की, कि रेंज इसकी एक हम रेंज बता देते हैं कि ये इस रेंज के अंदर ये लाई करता है, और इस रेंज में जब ये लाई करेगा तो इसका क्या हमारा एरर कितना हो सकता है, 5% एरर हो सकता है, 3% हो सकता है, 10% एरर हो सकता है एक्चुअल से। तो हम उस केस में एक रेंज डिफाइन करते हैं। इंटरवल एस्टिमेट में हम एक रेंज डिफाइन करते हैं। तो लेट्स गो फर्दर। मीन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे फिर वापस जाते हैं। पॉपुलेशन क्या थी, इट वाज फॉर द एंटायर all elements in the sample space, all elements in the sample space। अब sample space क्या थी, sample space वो एक एक्सपेरिमेंट, जब हम चांस एक्सपेरिमेंट करते थे तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो होती थी हम उसको सैंपल स्पेस में लिखते थे। इसी तरह यहाँ पे हमारा एक चांस एक्सपेरिमेंट क्या है कि 21 ईयर ओल्ड बॉयज, 21 ईयर ओल्ड बॉयज, उन लड़कों की, तमाम लड़कों की हम निकाल रहे हैं हाइट। तो सबकी हाइट, अगर मैं सबकी हाइट लिख लूं तो वो होगा टोटल पॉपुलेशन। मीन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल। और सैंपल क्या है, कुछ उसमें से हमने लड़के ले लिए
और वो ऑब्वियसली रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें वो सारे। पहली बात ये सबसे ज़रूरी है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। एक ही भाई, अगर जैसे दोनों भाई हैं तो हम उनको नहीं लेंगे क्योंकि वो उन दोनों में वो डिपेंडेंस है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स है, हो सकता है जेनेटिकली भी एक ही हो। इसी तरह बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और भी हो सकते हैं जिनमें डिपेंडेंस हो सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम सैंपल्स इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट हों। इन दैट केस द मीन, अगर n थे, टोटल सैंपल्स मेरे कितने थे, सैंपल में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, एक सैंपल में टोटल एलिमेंट n थे, तो x1 से xn तक तमाम को ऐड किया, n से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक मीन आई और मीन इज द एस्टिमेट। दिस मीन इज एन estimate where n is a sample size. Similarly, we find the variance. Variance कैसे निकालते हैं? We add xj's minus x mean whole square, xj minus x mean whole square, sum over all x from j1 to n divided by n minus 1. n minus 1. ये अगर याद हो, हमने जब ये पढ़ा था उसमें हमने कहा था अगर सैंपल्स लेंगे तो हम n-1 करेंगे और अगर पॉपुलेशन लेंगे तो n से डिवाइड करेंगे। इसको हम कहेंगे वेरिएंस कहेंगे, और ये वेरिएंस का एस्टिमेट है बिकॉज ये सैंपल्स है, तो एंटायर पॉपुलेशन से नहीं आया। दिस इज एन एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल। तो एस्टिमेशन के लिए एक मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, ये क्या पॉइंट एस्टिमेशन है। लेट अस कंसिडर अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x। हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, हुज प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिपेंड्स ऑन अ सिंगल पैरामीटर थीटा। उसका जो पैरामीटर है चाहे वो म्यू है, दैट मीन्स म्यू क्या था, मीन था या वेरिएंस है, हमने कहा उसका सिंगल पैरामीटर है, दैट इज नोन, उसको हमने नेम दे दिया थीटा का। दिस पैरामीटर इज थीटा। और फिर हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो अगर वो डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो डेंसिटी होगी। तो कॉन्टिन्यूस के लिए यहाँ पे देखें ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए डेंसिटी है और डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। वी टेक अ कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल ऑफ n इंडिपेंडेंट वैल्यूज। We take an corresponding sample of n independent values के n independent values हमने ली random variable की, कहाँ से, x1 से xn तक। Then in the discrete case the probability that a sample of size n consists precisely of those n values is, यहाँ पे क्या किया, discrete case हम देखना चाह रहे हैं। पहले हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली f x1 के x1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, x2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, सिमिलरली xn की प्रोबेबिलिटी क्या थी। इन सब को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आया l। इसको हम कह दें लाइक्लीहुड है या फंक्शन है ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। हुआ क्या बेसिकली, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये कहाँ से आता है, इसका अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा बताऊं आपको, ऑल्दो तो जस्ट फॉर मोटिवेशन कि ये कैसे आया। लेट्स से मेरे पास एक एंटायर पॉपुलेशन थी, वहां पे उसमें से मैंने रैंडमली लोग सिलेक्ट कर लिए। वही एग्जांपल है हाइट वाली, हाइट सिलेक्ट कर ली, एक शख्स सिलेक्ट किया, उसका x1 वैल्यू थी, दूसरा x2 थी। अब पूरी पॉपुलेशन में से x1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरी पॉपुलेशन में से x1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है fx1। पूरी पॉपुलेशन में से x2 वाले लड़के को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, fx2। अब मेरा जो सैंपल था वो क्या था, x1 से x2 अप टिल xn। ये पूरा सैंपल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमने x1 भी सिलेक्ट किया, x2 भी सिलेक्ट किया, x3 भी सिलेक्ट किया, x4 भी। So that means x1 intersection x2 intersection x3 and so on 4। तो ये सारे के सारे इंटरसेक्शन हो रही है कि पहले मैं x1 सिलेक्ट करूं, फिर x2 सिलेक्ट करूं, फिर x3 सिलेक्ट करूं, या चलें x2 पहले कर लिया फिर x1 कर लिया, कि ये हाइट्स मैंने पिक की फ्रॉम द सैंपल। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सब की इंटरसेक्शन होगी
और इनकी जब प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो एक प्रोडक्ट आ जाती है। और प्रोडक्ट क्यों आती है? बिकॉज दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। होनी तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, मगर क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए इनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो वो हमारे पास आई थी। ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 भी सिलेक्ट हो इंटरसेक्शन x2 भी सिलेक्ट हो इंटरसेक्शन x3 भी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए मेरी एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मगर क्योंकि x1 और x2 इंडिपेंडेंट हैं तो इसलिए वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ये हमने थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, आपको आप याद होना चाहिए ये चीज। तो ये जब L आ गया, कैसे आया, कहां से आया, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि हमने एक पैरामीटर L डिफाइन कर लिया, एक फंक्शन L डिफाइन कर लिया जो कि f(x1), x2, x3, xn तक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn सब मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने थोड़ी मोटिवेशन के लिए आपको बता दिया कि कैसे जनरेट होता है। तो इन कॉन्टिन्यूस केस क्या होगा, f(x1) क्या है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस केस में अगर आपको याद हो तो डेंसिटी फंक्शन इस तरह से होता है कुछ, लेट से मैं गॉसियन ही बना लेता हूं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाता हूं, इस तरह होता है। अगर ये वैल्यू है x1 की तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि हमने कहा था कॉन्टिन्यूस केस में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा रीजन डिफाइन करते हैं और कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और कॉन्टिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते थे, a से b तक f(x) dx को इंटीग्रेट करते थे। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि x1 माइनस डेल्टा x बाय 2 इंटू x1 अप टिल x1 डेल्टा x बाय 2 को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं टू गेट द प्रोबेबिलिटी, एंड दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक f(x1) डेल्टा x। ये कैसे आता है कि हम कहते हैं कि इतना छोटा इंटरवल है जहां पे f(x) कांस्टेंट है, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज सो स्मॉल दैट f(x) इज कांस्टेंट, कि वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा चेंज इस रीजन में नहीं होती। जब ये ज्यादा चेंज नहीं होती तो हम इसमें x1 की वैल्यू डाल के इसको बाहर निकाल लेते हैं, x1 की वैल्यू डाल के इसको कांस्टेंट कंसीडर करके बाहर निकाल लेते हैं, बाकी इंटीग्रेशन करें तो ये f(x1) इंटू डेल्टा x आ जाता है। वेरी सिंपल, ये आपको पता भी होगा, जस्ट मैं रिमाइंडर के लिए मैंने कंप्लीटनेस के लिए कर दिया। जब आप ये काम करते हैं तो यू गेट L डेल्टा x n। L वही फंक्शन है जो पहले था मेरे पास, क्योंकि ये डेल्टा x x x x ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि n है तो x डेल्टा x रेज़ टू पावर n बन जाएगा, और L वही फंक्शन है जो यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट जी, सिंस f(x) सब j यानी कि x3, x4, x5 कुछ भी था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ xj डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा क्या था, पैरामीटर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पैरामीटर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। वो पैरामीटर म्यू भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द फंक्शन L डिपेंड्स ऑन x1, x2 अप टिल xn एंड थीटा। याद करें, अभी 2 मिनट पहले हमने लिखा था कि फंक्शन L क्या है, f(x1), x2 अप टिल f(x)n। तो x1 की डिफरेंट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये L जो फंक्शन है वो x1 का भी फंक्शन है, x2 का भी है, xn के भी, इन तमाम वैल्यूज पे डिपेंड करता है। x1 को यहाँ पे चेंज करूं तो ये प्रोबेबिलिटी f(x1) चेंज हो जाएगी, x2 को चेंज करूं तब भी चेंज होगी, तो ये इन सब पे डिपेंड करता है। और क्योंकि ये फंक्शन इटसेल्फ सिंगल पैरामीटर थीटा पे डिपेंड करता है तो वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा। सो आई कैन ऑलवेज राइट दैट L इज सम फंक्शन ऑफ, मैंने जी लिखा हुआ है, जस्ट जो मैथमेटिकली हम नहीं लिखते फंक्शन ऑफ x1, x2 अप टिल xn इन एंड थीटा। L एक फंक्शन है जो कि x1, x2 अप टिल xn एंड थीटा का फंक्शन है। लेट x1, x2, xn भी फिक्स्ड, कि हमने इनको फिक्स कर दिया।
x1 x2 x3 अप टिल xn को हमने फिक्स कर दिया. देन I इज अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज कॉल्ड द लाइक्लीहुड फंक्शन. देन सॉरी, यहां पे अगर मैं वापस आता हूं, इनको फिक्स कर दूं, इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, इसको 5 रख दिया, 6 रख दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ. जो ही ये फिक्स होंगी तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये सिर्फ थीटा का फंक्शन रह जाएगा, ये बाकी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी. सो दिस L is a function of theta which is called the likelihood function. So L को हम क्या कहेंगे? Likelihood function, जो हमने define कर दिया. We choose that approximation for the unknown value of theta for which L is as large as possible. अब क्या हो गया जी? क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हो गए तो L becomes a function of थीटा ओनली बिकॉज x1 से xn तक सारे कांस्टेंट हो गए. कांस्टेंट क्यों होते हैं जरा सोचिए इस पे. कांस्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम इनको फिक्स कर देते हैं, एक सैंपल हम पिक कर लेते हैं, 100 बॉयज का हमने सैंपल पिक किया तो उनकी वैल्यूज तो फिक्स हो गई. अब वो चेंज तो नहीं हो सकता सैंपल, उस सैंपल के लिए फिक्स हो गए, इसलिए हम उनको कांस्टेंट करके बाहर निकाल देते हैं या वो कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ L जो है वो फंक्शन बन जाता है थीटा का. अब हम चाहते हैं कि L को मैक्सिमाइज करें. मैक्सिमाइज कब करेंगे? डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा के लिए L की वैल्यू डिफरेंट आएगी और हम वो वैल्यू ऑफ थीटा निकालना चाह रहे हैं जहां पे L मैक्सिमम है. अब बात यह है कि मैक्सिमा निकालना आपने FSE में सीखा था. वो क्या था कि यू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, टू फाइंड अ मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन यू डिफरेंशिएट इट, यू पुट इट इक्वल टू 0. You differentiate it and you put it equal to 0 and you differentiate it again. You differentiate it again. Then what happens? If it's negative, it's maxima. If it's positive, then it's minima. तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको मैक्सिमा निकालने के लिए हम इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड पुट इट इक्वल टू 0 और फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कोई एक इक्वेशन होगी, एक ही वेरिएबल है, एक ही पैरामीटर है थीटा, उसको सॉल्व करेंगे एंड वंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वी नो कि दिस इज अ वैल्यू जहां पे इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होता है. अब लाइक्लीहुड फंक्शन हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि जब भी हम इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आता है क्योंकि तमाम वैल्यूज इसमें पॉजिटिव हैं, f(x) इज ऑल पॉजिटिव और हम उसमें से थीटा के हवाले से हम मैक्सिमा निकाल लेते हैं. इफ L is differentiable function of theta, a necessary condition for L to have a maxima is in an interval not at the boundary. ये बाउंड्री की बात नहीं है, इंटरवल की बात है. is partial L by partial theta equal to 0. पार्शियल क्यों लिया, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं? बिकॉज उसमें बाकी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. अगर दो पैरामीटर्स हैं 1 and 2, थीटा 1 and थीटा 2, तो फिर हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव ही लेंगे. मगर सैंपल क्योंकि फिक्स हो गया इसलिए x1 से xn तक हमने उसको फिक्स कर दिया. तो वंस वी सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर थीटा दैट विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू. इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब ये कि पार्शियल एल और पार्शियल थीटा को हम डायरेक्टली नहीं करते, हम एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं. वो क्या है? द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन x1 x2 up till xn is called the maximum likelihood estimate of theta. ये क्या हो गया? maximum likelihood estimate of theta हो गया. The above equation can be written as like this. इसमें हमने क्या नेचुरल लॉग ऑफ एल ले लिया. इक्वेशन एग्जैक्टली वही है मगर हमने यहाँ पे एल का नेचुरल लॉग ले लिया, यानी कि एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया जो लॉग ऑफ एल है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए कि एल अगर आप देखें तो वो क्या था? fx1 fx2 अप टिल fxn. वो ये f है जो है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है. दे आर ऑल पॉजिटिव. सो होगा क्या कि पॉजिटिव नंबर का एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इसमें कोई एक्सिस और थीटास के लिए कोई एक मिनिमम वैल्यू बनेगी और एक
मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो भी मिनिमम वैल्यू के लॉग से लेके मैक्सिमम वैल्यू के लॉग के दरमियान ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैक्सिमा भी शिफ्ट नहीं होगा, मैक्सिमा भी शिफ्ट नहीं होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ लेने से थोड़ा आसानी हो जाती है हमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं। इतने ज़्यादा फंक्शंस क्या आते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं। जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं, अगर इफ यू रिमेंबर log of ab is equal to log of a plus log of b, तो फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाती है, हमें हैंडलिंग में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए हम नेचुरल लॉग ऑफ एल ले लेते हैं। और यह भी याद रखें कि इसका है कि मैक्सिमा होगा किसी जगह पे, वो मैक्सिमा निकालना इसी log of L में भी वही मैक्सिमा निकलेगा। The above equation can be written as this thing: as fxj's are all positive, a maximum of L is in general positive, and log of L is a monotone increasing function of L. तो ये log of L भी जब L की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम जाएगी तो log of L की वैल्यू भी मिनिमम से मैक्सिमम जाएगी। और मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि वो स्विंग नहीं कर रहा, इंक्रीज ही करता है। दिस ऑफन सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन, तो हम ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसका रीजंस मैंने आपको बता दी कि वो लॉग जब लेते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाती है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। मैंने लाइक्लीहुड फंक्शन इतनी दफ़ा लिखा है आज आपके लिए ताकि आपको ये याद हो जाए, आपको दोबारा बुक से याद ना करना पड़े। तो कई दफ़ा मैं चीज़ें रिपीट इसलिए कर होता हूँ आपके लिए बार बार, ताकि आपको वो मेरे लिखने से आपको वो याद भी हो जाए, साथ साथ आपको याद भी होता रहे। नेक्स्ट आप जी एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, हाउ वी अप्लाई इट इन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फॉर अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ θ1 म्यू एंड θ2 सिग्मा इन द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहली बात, व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x f of x is equal to 1 over sigma 2 pi under root exponential minus half x minus mu over sigma whole square, x minus mu over sigma whole square, ये हमारा हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और पैरामीटर्स कौन कौन से हमारे पास, θ1 is equal to mu and θ2 is equal to sigma, θ1 is equal to mu and θ2 is equal to sigma। we know कि लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन करना है हमने, f x1 f x2 up till f x n, ये एक लाइक्लीहुड फंक्शन हमने डिफाइन करना है, कर दिया हमने। बल्कि कि हम अज्यूम करें कि हमारे पास n सैंपल में n रैंडम वेरिएबल्स थे, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। अब हम fx1 की वैल्यू डालते हैं। वो क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन नंबर 1 जो थी, उसमें इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। जहां पे x है वहां पे x1 और जहां पे x है वहां पे x2, इस तरह डालना शुरू कर देंगे। तो ये फंक्शन जो मेरा बनेगा वो बनेगा 1 over sigma 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x minus mu over sigma whole square multiply by, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, ये हो गया x1। सिमिलरली 1 over sigma 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x2 minus mu over sigma whole square, and we keep on going up till 1 over sigma 2 pi e raised to power minus 1 by 2 xn minus mu over sigma whole square, sigma whole square।
अब ये प्रोडक्ट आ रहा है, काफी मुश्किल सा लगता है देखने में कि इसका अब हमने करना क्या है। बड़ा आसान है। अगर देखें पहली टर्म जो है ये कांस्टेंट जो है 1 over सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई 1 over सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई एंड 1 over सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये कितने होंगे 1 2 अप टिल n। तो मैं इसको कंबाइन कर लूं, अगर ग्रुप कर लूं तो ये बनेगा 1 over सिग्मा 2 पाई रेज़ टू पावर n। तो n है आपस में तो मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल पावर आ जाएगी इनकी n। नेक्स्ट अप एक्सपोनेंशियल्स हैं, इसको हम कुछ और कर लेते हैं। हम करते हैं e रेज़ टू पावर माइनस h डिफाइन करते हैं, वेयर माई h इज 1 over 2 sigma square 2 sigma square, yes, and product sum of j equal to 1 to n of xj minus mu whole square। ये कहाँ से आया? अगर आप एक्सपोनेंशियल्स में देखें तो ये एक वेरिएबल था, दूसरा, तो हम क्या करें e रेज़ टू पावर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये जरा समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लीज, e रेज़ टू पावर माइनस y1 e रेज़ टू पावर माइनस y2 e रेज़ टू पावर माइनस y3, क्या मैं e रेज़ टू पावर माइनस yn, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर माइनस y1 प्लस y2 plus y3 up till yn, yes, and then I can write it as e raised to power minus j equal to 1 to n yj। ठीक है जी, एग्जैक्टली यही काम किया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जो पावर्स ऐड होंगी तो ये e रेज़ टू पावर माइनस h लिख लिया और h मैंने वो लिख दिया जहां पे ये तमाम वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं। समेशन लिख दी j 1 से लेके n तक, और सिग्मा जो था सिग्मा स्क्वायर और 1/2 ये कॉमन था, वो मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे। इसको फर्दर मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर लिखूं थोड़ा सा और, कि मैं एक कांस्टेंट को बाहर निकालना चाह रहा हूं 2 पाई रेज़ टू पावर n, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, फिर 1 over सिग्मा रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर माइनस h। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना या नहीं करना, वी लीव इट हियर, दिस इज l, दिस इज माय l। इसका अगर मैं लॉग लूं, नेचुरल लॉग लूं, तो नेचुरल लॉग ऑफ l, तो क्या होगा, ये a टर्म है विच इज लॉग ऑफ, याद करिए थोड़ी देर के लिए प्लीज, log of a raised to power y was equal to y natural log of a, y natural log of a, then log of a raised to power y b raised to power z was equal to y natural log of a plus z natural log of b। ये आपको एलिमेंट्री स्कूल से ये चीजें आनी चाहिए थी, ये देख लें, इजी है। हम एग्जैक्टली यहीं पे करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो लिख देंगे एन, देन व्हाट, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 पाई। जब 1 over 2 पाई था तो उसका एक नेगेटिव साइन आया था बाहर, तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 by a इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ a। तो एग्जैक्टली यही काम मैंने यहां पे किया। ये पहली टर्म होगी। दूसरी टर्म माइनस एन, क्योंकि 1 over सिग्मा था तो सिग्मा को भी मैंने ऊपर लेके जाना है, माइनस एन लॉग ऑफ ए। एन पावर थी वो लॉग से पहले चली गई, और 1 over सिग्मा माइनस लॉग सिग्मा आता है तो माइनस डाल दिया। एंड ई रेज़ टू पावर माइनस एच का लॉग क्या होता है, माइनस एच नेचुरल लॉग ऑफ ई, और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। So this is what we get in the equation. Natural log of L
इज इक्वल टू दिस थिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कहाँ थे हम कि नेचुरल लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू माइनस एन नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई माइनस एन natural log of sigma minus h. Or don't forget what was h? H was 1 over 2 sigma square j equal to 1 to n xj minus n mu whole square. ये था h की वैल्यू थी। अब to maximize it, we do yes partial log of L over, अब म्यू पे मैक्सिमाइज करना है तो म्यू कर लेते हैं, सिग्मा पे करना है तो सिग्मा कर लेते हैं। तो पहले हम, क्योंकि यहाँ पे करना क्या होता था, अब चले मैं लिखता हूँ, थीटा लिखना होता था और इक्वल टू 0 करना होता था। अब हमारे पास दो हैं, पहला है म्यू, थीटा 1 वॉज इक्वल टू म्यू एंड थीटा 2 हमने डिफाइन किया था विच वाज इक्वल टू सिग्मा। तो हम एक दफा थीटा 1 से डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे और दूसरी दफा थीटा 2 से डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करेंगे। तो अगर मैं पहला केस करूं, नेचुरल लॉग ऑफ एल ओवर पार्शियल म्यू, तो थीटा नहीं है, म्यू है हमारे पास, म्यू से शुरू हो जाते हैं। तो पहली टर्म में अगर देखें आप, एन लॉग ऑफ 2 पाई, इसमें म्यू नहीं है, इसका कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दूसरी टर्म देखें, एन लॉग ऑफ सिग्मा, एन नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा में भी म्यू नहीं है, तो दूसरी टर्म भी 0 होगी। तीसरी टर्म एच है, तो वी आर म्यू 1 over 2 सिग्मा स्क्वायर j इज इक्वल टू 1 to n, h की जगह मैं पूरा लिख रहा हूं एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 1 over 2 सिग्मा स्क्वायर ये बाहर आ गया। समेशन जो है वो n पे हो रही है और डेरिवेटिव जो है म्यू पे हो रहा है, तो दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। आई कैन टेक दिस डेरिवेटिव इनसाइड, तो इसको जब डेरिवेटिव लूंगा तो बनेगा 1 over 2 सिग्मा स्क्वायर, yes, summation j equals to 1 to n twice xj minus mu, और माइनस म्यू को जब डेरिवेटिव लूंगा तो -1 आ जाएगा। एंड एक मैं नेगेटिव साइन पहले से मेरे पास मौजूद था, तो ये -1 और ये -1 खत्म, ये 2 और ये 2 खत्म। सो आई एम लेफ्ट विद 1 over सिग्मा स्क्वायर summation j equal to 1 to n xj minus mu, and this whole thing should be equal to 0, so that this whole thing should be equal to 0, so that we can find the maxima. जब 0 करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा, and we see that j is equal to 1 to n xj minus mu is equal to 0। अब ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसमें, मैं यहां से शुरू करता हूं। ये लास्ट इक्वेशन देखें, ये क्या है क्या ये, दिस इज x1 minus mu plus x2 minus mu up till xn minus mu equals 0। तो म्यू कितने हो गए मेरे पास, n म्यूज हो गए। तो आई हैव x1 plus x2 up till xn, तो एक टर्म आ गया ये पहला वाला, माइनस n म्यू इक्वल 0। सो अगर मैं इनको रीअरेंज करूं, माइनस एन म्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो बनता है एन म्यू इज इक्वल टू x1 plus x2 up till xn, which is equal to summation j equal to 1 to n of all
एक्स जेज, और एन न्यू था तो एन को दूसरी तरफ ले जाऊं तो 1/n. So this is how you can estimate the mean value of a Gaussian या normal random variable from a sample. अगर सैंपल जो था वो उसमें n एलिमेंट्स हैं, उन सबको ऐड करें और n से डिवाइड कर दें तो मीन आ जाएगा, और ये मीन नॉर्मली हम यूज करते हैं और इससे बेहतर आप एस्टिमेट इसका नहीं कर सकते, इससे बेहतर एस्टिमेट इस केस में नहीं कर सकते. नेक्स्ट अप, अगर मैंने इसका वेरिएंस निकालना है तो वो कैसे करूंगा? वेरी सिंपल, व्हाट वी डू इज वी फाइंड द वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए हम करते हैं पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ एल बाय सिग्मा. और ओरिजिनल इक्वेशन में देख लें आप, ये वाली इक्वेशन थी, इसको किस से डिफरेंशिएट करना है? सिग्मा से. जब पहली टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं उसमें सिग्मा है ही नहीं, वो 0 हो जाएगी. दूसरी टर्म से करता हूं तो माइनस एन रह जाएगा. लॉग ऑफ सिग्मा को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 सिग्मा आ जाता है, वो आ गया. एंड थर्ड टर्म को माइनस एच है, माइनस लिख दिया, और एच को जब डिफरेंशिएट करते हैं और एच को देखें उसमें ये सारा पोर्शन जो है वो सिग्मा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा. समेशन वाला पोर्शन सारा एज इट इज आ जाएगा. 1/2 सिग्मा स्क्वायर है, उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. ये सारा पोर्शन तो कांस्टेंट है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 उसी तरह रखने देते हैं. सिग्मा माइनस स्क्वायर था तो -2 सिग्मा माइनस क्यूब, -2 सिग्मा माइनस क्यूब, और समेशन j इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर. सो 2 से काट गया, माइनस से काट गया, तो यू लेफ्ट विद -n सिग्मा प्लस 1 सिग्मा क्यूब, एंड दिस समेशन j equals 1 to n of xj minus mu whole square. And if I put it equal to 0 to find the maximum value, what we get is n sigma. और ये अगर मैं इसको इक्वेशन को सिग्मा क्यूब से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड सिग्मा क्यूब से, तो ये बनेगा n सिग्मा, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय सिग्मा क्यूब ऑन बोथ साइड्स. तो n सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स समेशन j इक्वल्स 1 to n एक्स जे माइनस म्यू स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n j इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर. तो ये भी वही डेफिनेशन है सिग्मा की जो हमारे पास नॉर्मल थी. तो सो फ्रॉम अ सैंपल द बेस्ट एस्टिमेट जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको वो यही होगा कि आप उस फंक्शन उन सैंपल वैल्यू से क्या निकालेंगे? वेरिएंस निकालेंगे. और वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर समेशन फ्रॉम j 1 to n डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ये हो गया फॉर मैक्सिमम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने दोनों निकाल लिए क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं नेक्स्ट जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इफ यू रिमेंबर दैट इट वाज random variable x, parameter lambda t is equal to e raised to power minus lambda t raised to power x over x फैक्टोरियल. ये थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और ये कहाँ से शुरू होती थी? 0 1 2 अप टिल इंफिनिटी. अगर मैं लैम्डा टी को लेट्स से म्यू इज इक्वल टू लैम्डा टी कर दूं तो दिस बिकम्स
e raised to power minus mu raised to power x over x factorial. अब हमने क्या निकालना है, म्यू निकालना है, θ1 म्यू निकालना है यहाँ पे। तो म्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ e रेज़ टू पावर माइनस म्यू रेज़ टू पावर x1 ओवर x1 का फैक्टोरियल इंटू e रेज़ टू पावर माइनस म्यू रेज़ टू पावर x2 का फैक्टोरियल एंड e रेज़ टू पावर माइनस म्यू रेज़ टू पावर xn और xn का फैक्टोरियल। ये सारे निकाल लिया आपने। इनको अगर सब प्रोडक्ट है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, e रेज़ टू पावर म्यू सब में कॉमन है, तो आई कैन से इट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस n म्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। म्यू जो है उसकी पावर क्या है, x1 x2 x3, तो यहाँ पे म्यू कॉमन है तो हम लिख सकते हैं म्यू रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 अप टिल xn, और नीचे क्या हो रहा है, x1 का फैक्टोरियल x2 का फैक्टोरियल अप टिल xn का फैक्टोरियल, सारे आपस में मल्टीप्लाई है। दिस इज योर likelihood function. For this likelihood function we can differentiate it with respect to mu. कैसे करेंगे, L over partial mu. सॉरी, बिफोर दैट एक और काम भूल गए हम, जो कि हमने क्या करना था, नेचुरल लॉग ऑफ L लेना था, नेचुरल लॉग ऑफ L। तो वो क्या होगा, वो आप लिख सकते हैं इसका माइनस n म्यू पहले का टर्म का, दूसरी का प्लस x1 प्लस x2 अप टिल xn नेचुरल लॉग ऑफ म्यू, और नीचे वाली जो थी उसका माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल अप टिल xn फैक्टोरियल। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ L ओवर पार्शियल म्यू, तो पहले केस में माइनस n आ जाएगा, दूसरे केस में ये सारा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा x1 प्लस x2 अप टिल xn, और लॉग ऑफ म्यू का 1 बाय म्यू आ जाता है, और लास्ट टर्म में म्यू है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, यस यू आर राइट, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। सो माइनस n प्लस x1 अप टिल x2 अप टिल xn अवर म्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर n को दूसरी तरफ ले जाऊं मैं, तो ये क्या बनेगा, n म्यू is equal to summation j equal to 1 to n of all xj's, and mu is equal to 1 by n summation j equals 1 to n of all xj's। तो एक पैरामीटर था, ये हमने निकाल लिया, म्यू था, वो वही मीन आ रहा है वैल्यू, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, आपने देख लिया। अब हमने दो प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि न्यूमेरिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उसके दोनों पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया फ्रॉम अ सैंपल, और आपको बता दिया कि वो कोई डिफरेंस नहीं है, आप सैंपल लें, उसका मीन निकालें या उसकी वेरिएंस निकालें, और एंटायर पॉपुलेशन का जो फंक्शन है उसमें वो डाल दें, तो होपफुली आपका जो वो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ठीक होगी। हमने फर्दर देखेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन को फर्दर कैसे बेहतर किया जा सकता है, मगर यहाँ तक हम रहेंगे। फिर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो लैम्डा टी था, पैरामीटर क्या था, लैम्डा टी, उसको हमने म्यू रखा, और उससे जब हमने म्यू निकाला तो वो भी वही बना। ये हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चलते हैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसको देखते हैं। एक्सपोनेंशियल अप्लाई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर टू
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एस्टिमेट ऑफ बीटा। तो उसके लिए क्या था, इट वाज लैम्डा सॉरी एक्स रैंडम वेरिएबल लैम्डा फंक्शन था, डेंसिटी फंक्शन, एंड इट वाज लैम्डा e raised to power minus lambda x for x greater than equal to 0 and it was 0 for x less than equal to 0। ये तो हो गया था हमारा फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लैम्डा जो है एस्टिमेट बीटा, क्योंकि नॉर्मली हम इसको लैम्डा को बीटा भी यूज करते हैं, हम यहाँ पे लैम्डा ही रहने देते हैं। सो आई विल सॉल्व इट फॉर लैम्डा बिकॉज मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें हम लैम्डा या बीटा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये लैम्डा है यहाँ पे, तो वन बार बीटा आता है उसको थोड़ा कैलकुलेट करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप लैम्डा से शुरू हो जाएं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा जो था वो क्या बनता है, लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x1 देन लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x2 एंड लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा xn। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन गया लैम्डा रेज़ टू पावर n एंड ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 अप टिल xn। ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। ओके, और इसको आप फर्दर थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हैं। वो क्या है, समेशन j इक्वल टू 1 to n ऑफ xj। तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर है लैम्डा माइनस लैम्डा इनटू दिस समेशन। ये हो गया आपका लाइक्लीहुड फंक्शन। इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे हम। ये लैम्डा क्यों लिख रहा हूं कि ये फंक्शन ऑफ लैम्डा है, तो वो बनेगा n नेचुरल लॉग ऑफ लैम्डा यस माइनस लैम्डा सम ऑफ j इक्वल टू 1 to n ऑफ xj एंड नेचुरल लॉग ऑफ e विच इज इक्वल टू 1। तो लॉग जब लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, लॉग याद करें क्या था कि x रेज़ टू पावर y का अगर लॉग लेते थे तो y लॉग ऑफ x आता था, और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो ऑलवेज 1 होता है, ये भी याद रखें आप। तो यहां पे अगर डेरिवेटिव लो इसका लैम्डा के साथ, क्या d लॉग ऑफ n लैम्डा अवर d लैम्डा, तो ये पहले केस में आएगा n अवर लैम्डा, दूसरे केस में लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और समेशन एज इट इज आ जाएगी विच इज xj। ये आ गया। अगर तो नेक्स्ट इक्वल टू 0 पुट करना है इस पूरे को। जब इस पूरे को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो n बाय लैम्डा माइनस j इक्वल्स 1 टू n xj इक्वल टू 0। तो हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो n बाय लैम्डा इक्वल्स j इक्वल्स 1 टू n xj, और इसको कन्वर्ट करें तो लैम्डा कम्स आउट टू बी n अवर समेशन j इक्वल्स 1 टू n xj, which I can say it is equal to 1 by mean value, because mean value is equal to j is equal to 1 to n xj 1 by n। तो ये जो इन्वर्ट हुआ हुआ है तो उसकी वजह से ये लैम्डा इसके बराबर आता है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए लैम्डा हम यूं कैलकुलेट करते हैं, और बीटा आप इससे निकाल सकते हैं कि y इससे बीटा कैसे निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू 1 by लैम्डा। सो बीटा कम्स आउट टू बी x मीन। तो यूं आप इसको कर सकते हैं। आपने देखा नॉर्मल भी कर लिया हमने, पॉइजन भी कर लिया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। हमने तीनों का जो पैरामीटर से हमने ड्राइव किए कि मैक्सिमम कब हमारे फंक्शन आएगा, बेहतरीन फंक्शन तब आएगा जब हम
ये वाली पैरामीटर्स यूज करेंगे, ये वाले पैरामीटर्स यूज करेंगे। अब आप एक जनरल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उठाते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे होता है। ऐसा फंक्शन हमने कभी पढ़ा नहीं अभी तक, बट लेट्स सी। इट इज नोन दैट अ सैंपल ऑफ 12, 11.2, 13.5 and 12.3, 13.8 and 11.9 comes from a population with a density function। क्या हमें एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है ऑलरेडी, और ये डेंसिटी फंक्शन है और ये हमें पॉपुलेशन गिवन है, यानी कि सैंपल गिवन है फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये नंबर्स दे दिए, रैंडम वेरिएबल के नंबर्स हैं। तो रैंडम वेरिएबल के नंबर्स मैं लिख लूं पहले अगर, तो वो बनते हैं 12, 11.2, 13.5, सॉरी 12.3 एंड 13.8 एंड 11.9। ये मेरे पास टोटल वैल्यूज हैं, ये कॉमा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास। ये फंक्शन गिवन है मेरे पास। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, हम x1, x2 से इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हम किससे करते हैं? x1, x2, x3, x4 अप टिल xn से जनरल एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो दैट लाइक्लीहुड फंक्शन वुड बी f x1 थीटा f x2 थीटा अप टिल f x सब n थीटा। इसमें अगर वैल्यूज डालें तो बनती हैं फ्रॉम हेयर, इस फॉर्मूले से आप वैल्यूज डालें तो बनती हैं थीटा अवर x1 थीटा प्लस 1, थीटा अवर x2 थीटा प्लस 1, थीटा अवर x3 थीटा प्लस 1 अप टिल थीटा अवर xn थीटा प्लस 1। ये तमाम वैल्यूज आ गई, ये l हो गया। और क्यों कितनी है? n है, तो अगर प्रोडक्ट लूंगा तो थीटा रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? x1 x2 x3 इन सब का व्हाट प्रोडक्ट हो रही है ना, x1 x2 3, तो इन सब की पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, ये देखिएगा x1 x2 अप टिल xn, तो पावर सेम है तो सब के ऊपर सेम पावर आ जाएगी, थीटा प्लस 1, एंड आई कैन ऑलवेज राइट इट एज यस थीटा रेज़ टू पावर n into x1 x2 up till xn into theta plus 1 with a negative power। नीचे से ऊपर ले गया, सब मैंने सिर्फ आसान करने के लिए कर रही हूँ। ये हो गया अगर आपसे सही। तो नेक्स्ट हमने इसका लेना है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑफ L वुड बी n टाइम्स थीटा यस माइनस थीटा प्लस 1 इंटू x1 x2 अप टिल xn। गॉट इट? क्या हमने नेचुरल लॉग किया, पहली टर्म का n थीटा आ गया, प्रोडक्ट थी तो माइनस साइन के साथ, क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव थी, ये नीचे आ गई और इसका लॉग आ गया। सॉरी, इधर लॉग तो लिखा नहीं है हमने, नेचुरल लॉग यहाँ पे था, नेचुरल लॉग आ गया। नेक्स्ट तो मैं वहीं से शुरू होता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ L इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 x2 अप टिल xn। एक और चीज छोटी सी कर लेते हैं जस्ट फॉर अ क्विक रिमाइंडर, आपको ये आती है, वो क्या है? थीटा प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ, हम एक और सिंबल यूज करते होते हैं पाई, विच इज j इक्वल 1 to n, और आप इसको लिख सकते हैं x j। पाई का काम होता है प्रोडक्ट लेना। पाई गिव्स यू, ये कैपिटल पाई है, ये प्रोडक्ट देता है। जैसे समेशन जो होती है वो क्या देती है? अगर x j हो समेशन, तो इसका मतलब होता है x1 यानी कि j इक्वल 1 to n, तो ये होता है x1 x2 अप टिल xn। जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू 1 to n ऑफ x j, तो ये बनेगा x1 इंटू x2
इंटू x3 अप टिल xn। ये आपको आता होगा, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एल ओवर थीटा। तो पहली टर्म n ओवर थीटा आ गया, दूसरी टर्म में ये सारा पोर्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसमें थीटा नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव जो होता है 1 बचेगा, क्योंकि थीटा का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ j इक्वल्स 1 टू n x j। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करें अगर, तो n ओवर थीटा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ j इक्वल टू 1 टू n इक्वल्स ऑफ x j इक्वल 0। और इसको दूसरी तरफ ले जाएं अगर, तो थीटा कम्स आउट टू बी यस n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ j फ्रॉम 1 टू n फॉर ऑल x j's। तो ये आपके पास बन गया थीटा की वैल्यू। अब जो हमारे पास वैल्यूज थी वो क्या थी कि थीटा इज इक्वल टू n वॉज इक्वल टू 6, 6 वैल्यूज थी, और नेचुरल लॉग ऑफ किसका लेना है हमने, 12 मल्टीप्लाई बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12.3 था शायद, 13.8 एंड 11.9। ये देख लें वैल्यूज, 12, 11.2, 13.5, 12.3, 13.8 एंड 11.9, वो यही वैल्यूज आ गई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट लेके लॉग लेना जरूरी है, तो इट कम्स आउट टू बी 6 ओवर 15.11 एंड इट इज इक्वल टू 0.397, इट इज इक्वल टू 0.397। सो पैरामीटर थीटा की वैल्यू अगर आप ये रखेंगे तो वो मैक्सिमा देगा आपको, लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। सो आज हमने जो पॉइंट एस्टिमेटर था, पॉइंट एस्टिमेटर के को दोबारा रिविजिट किया, उसको समझने की कोशिश की, और उससे रिलेटेड हमने 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन का हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, फिर पॉइजन के किए, फिर एक्सपोनेंशियल के किए, और फिर हमने एक जनरल जो था वो पिक किया, उसको हमने सॉल्व किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स को फर्दर आगे लेके जाएंगे, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो रेफरेंसेस जो हैं, इसमें जो नया रेफरेंस हमने ऐड किया वो है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एवन क्रिजिक। ये बुक भी आप यूज कर सकते हैं, इसका एक ही चैप्टर है जो हम यूज कर रहे हैं, एस्टिमेशन वाला। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल, वो भी उसमें से भी कुछ मटेरियल लिया गया है यहाँ पे, एग्जांपल्स वगैरह। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फर्दर एग्जांपल्स भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।